हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल बंसाली, जो कि एचओडी हैं पीजीआई में। उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, जो मधुमेह रोगी हैं, अब 100 दिन के करीब हो चुके हैं लगभग कोरोना को पूरी तरह से एक्टिव हुए हुए। लगातार रोज नई खबरें आ रही हैं। किस तरह के पेशेंट्स पर ज़्यादा अटैक कर रहा है और मधुमेह रोगियों के लिए क्या कहेंगे आप? जब लॉकडाउन का पीरियड था तब तो मरीजों की संख्या कम से कम 2000-3000 के आसपास थी। और लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे ही अनलॉक शुरू हो गया, वैसे ही मरीजों की संख्या 15 से 20 हज़ार प्रतिदिन हो गई है। और कम से कम 10 से 15% मरीज डायबिटीज़ के हैं जिनको ये कोविड पॉजिटिव आ रहा है। एक बार हमने पहले भी जिक्र किया है कि डायबिटीज़ के मरीजों में कोविड होने की ज़्यादा संभावना है, और एक बार यदि कोविड जब होता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अनलॉक को ये नहीं माने कि हम बीमारी से अब बच गए हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि अनलॉक के समय हमें ज़्यादा अपनी परवाह रखनी चाहिए, ज़्यादा हमें सारी केयर करनी चाहिए ताकि हम कोविड से बच सकें। तो अनलॉक का पीरियड होने का मतलब है हमारे लिए ज़्यादा तगड़ी चेतावनी। तो हर डायबिटीज़ के मरीज को कोशिश ये करें कि मास्क, यानी जिसको हमने कहा है SMS, एस का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, एम का मतलब है मास्क, और एस का मतलब है सैनिटाइजेशन। इन तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पब्लिक पार्क, पब्लिक प्लेसेस, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और शादी ब्याह, इनमें नहीं जाएं। और अपने शुगर के कंट्रोल को बहुत अच्छा रखें, क्योंकि ये पीरियड सबसे अधिक खतरनाक है डायबिटीज़ के मरीजों को, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, मोटे लोगों के लिए, और ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी हार्ट में पहले बीमारी रहा है। तो ये पीरियड जो है, अब जब 20,000 केस प्रतिदिन हो रहे हैं, ओनली सुखद जो बात है हमारे देश में वो ये है कि एक तो मृत्यु दर बड़ी कम है, और दूसरा एक है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। करीब 50% के आसपास हमारी रिकवरी रेट है। मृत्यु दर हमारी 3% के आसपास है। ये हमारी एक सुखद बात है, परंतु इसको हम ये माने, इसको भी हम पॉजिटिव तरीके से लें कि इस तरह के जिन लोगों को ज़्यादा संभावना है वो बच के रहें। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से मानसून का सीज़न, बारिशों का सीज़न आएगा, क्योंकि इस दौरान देखा जाता है कि कई तरह की नेचुरल बीमारियां पनप जाती हैं, मलेरिया है, वायरल है और तरह की है। तो इन दौरान में अगर देखा जाए तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए किस प्रकार के स्टेप उनको उठाने चाहिए? बारिश का जैसे पहले तो ये संभावना व्यक्त की गई थी कि गर्मी आएगा तो ये वायरस मर जाएगा, गर्मी से ही मर जाएगा, परंतु अब ये सिद्ध हो गया है कि ये वायरस पे किसी भी टेम्परेचर का कोई असर नहीं है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और अभी भी आपने देखा होगा कि ये वायरस जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी हुआ, जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, और जहाँ रेगिस्तान में भी हुआ, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री रहता है। तो इस वायरस पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। और दूसरा यह है कि जब जैसे ही ये बारिश वाला सीज़न आएगा तो केवल कोविड ही नहीं, परंतु डबल अटैक की संभावना हो जाएगी। डबल अटैक के मायने है कि कोविड वाले के साथ साथ ज़्यादा डेंगू भी हो सकता है, ज़्यादा मलेरिया भी हो सकता है, और ज़्यादा और वायरल इलनेसेस भी होता है। ये नहीं कि किसी को खांसी जुकाम है तो केवल कोविड ही है, कोविड के अलावा दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। डेंगू की संभावना भी बढ़ जाएगी बारिश के दिनों में, एंट्रिक फीवर की संभावना भी बढ़ जाएंगी बारिश के दिनों में। और ऐसे मरीज जिनका इम्यून सिस्टम खराब है, खासतौर से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों के, उनको डबल अटैक होने की संभावना है। तो डबल अटैक जब होगा और उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह टूट सकता है, और उसमें और उनको मुश्किल हो सकती है। तो बारिश के दिनों में भी बच के रहें, कम से कम घर से बाहर निकलें, खाना घर में ही खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं, शादी ब्याह में नहीं जाएं, कोशिश करें वहाँ पे खाना नहीं खाएं, और सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हर घंटे 2 घंटे से धोते रहें हाथ को। और तो मेरे ख्याल से इसको बचना ही इससे सबसे बड़ा उपाय है, बजाय ये कि बीमारी होकर फिर ठीक करना। डॉक्टर साहब, जो कोरोना है इसकी मारक क्षमता की बात की जाए, ये इस वक्त क्या कुछ कम हुई है? देखिए, ऐसा है कि आप भी कहेंगे कि हिंदुस्तान में केवल 3% लोग ही मरे हैं, अमेरिका में 5% हैं, ब्रिटेन में भी शायद 5% से ज़्यादा के आसपास लोग मरे हैं। तो आप ये कहेंगे कि हमारे देश में मारक क्षमता कम है। तो मैं ये कहूँगा कि बजाय ये कि हमारे देश में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे देश में ये इसकी मारक क्षमता कम है। एक तो ये कारण है कि हमारे देश में जो बूढ़े लोग हैं उनकी आबादी 15% ही, जबकि अमेरिका में बूढ़े लोगों की आबादी है 85%। तो और ये बीमारी है बूढ़े लोगों की, जिनका इम्यून सिस्टम बुढ़ापे की वजह से, उम्र की वजह से कम हो जाता है। तो मारक क्षमता कम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जवान लोग ज़्यादा हैं जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है और जो इस बीमारी को आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में शायद
जो आयुर्वेदिक जितने भी तरीके हैं, गिलोय है, तुलसी है, हल्दी है, ये सब चीज़ों का सेवन हम अमूमन करते हैं। हम कोई इस बीमारी के लिए नहीं कर रहे, हम अमूमन करते हैं। अश्वगंधा है, तो इन सब चीज़ों से भी हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तीसरा कारण जो मुझे लगता है कि हमारे देश में बीसीजी वैक्सीन अभी भी बच्चों में लगाया जाता है, तो बीसीजी वैक्सीन लगने के कारण उसके कारण भी बचाव है। और चौथा कारण है कि क्लोरोक्विन हमारे देश में बहुत ज़्यादा खपत होती है। हर आदमी क्लोरोक्विन खा लेता है मामूली सा बुखार होने के, और क्लोरोक्विन का भी काफ़ी स्टडीज़ में दिखाया है कि इसका असर फ़ायदेमंद है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मारक क्षमता हमारे यहाँ जो वायरस है वो अलग है और अमेरिका का वायरस अलग है, ये नहीं है। हमारे यहाँ के कारण अलग हैं। हमारा देश की आबादी का जो प्रपोर्शन है उसमें जवान लोग ज़्यादा हैं, और एक चीज़ और कि जितने भी जो मरे हैं विदेशों में लोग, वो सब हैं ओल्ड एज होम में। हमारे यहाँ बूढ़े लोग अक्सर घरों में रहते हैं। ओल्ड एज होम की परंपरा हमारे यहाँ इतनी प्रचलित नहीं है। तो ओल्ड एज होम में जहाँ लोग रहेंगे तो वहाँ एक कोई भी इन्फेक्शन हो तो सबको फैल जाएगा। तो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज होम है, बीसीजी वैक्सीन है, कई आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं हम जिनका सेवन करते हैं, और आम क्लोरोक्विन का प्रयोग है, इनकी वजह से मुझे लगता है हमारे देश में मृत्यु दर कम है। और लास्ट में एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे देश में टेस्टिंग की संख्या कम है। तो जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी तो नंबर बढ़ेगा, मृत्यु भी बढ़ेगी। एक तो ये, और अभी भी कई जो मरने वाले हैं जिनको खांसी जुकाम हुआ होगा परंतु मर गए, उनका कोविड का टेस्टिंग नहीं हुआ। एक ये भी कारण हो सकता है कि अंडर रिपोर्टिंग भी एक कारण हो सकता है। परंतु मैं नहीं सोचता कि हमारे देश की और चीन की या अमेरिका की वायरस में कोई मारक क्षमता में फ़र्क है। डॉक्टर साहब, कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात की जाए, क्या हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं? देखिए जी, ऐसा है कि कम्युनिटी स्प्रेड वाला जो है, सरकार तो इसे अभी स्वीकार नहीं करती है। कम्युनिटी स्प्रेड पूरे देश में तो नहीं कर सकते हम, परंतु जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड की पूरी संभावना है। और मेरे ख्याल से यदि आम आदमी की समझ यदि देखा जाए तो 20,000 केस प्रतिदिन होना ये अपने आप में कम्युनिटी स्प्रेड का द्योतक है। तो कम्युनिटी स्प्रेड है, पर पूरे देश में नहीं है। ये कुछ राज्यों में कम्युनिटी स्प्रेड है, उसको हम कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में है। और वहाँ पर हालांकि जिन राज्यों में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, वहाँ तो TTI जो हम कहते हैं 3 T's कि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट और आइसोलेशन, ये होना चाहिए। वहाँ बड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। और जब सरकार कहेगी कि भाई वहाँ कम्युनिटी स्प्रेड है, जैसे मैं दिल्ली में और महाराष्ट्र में सोचता हूँ कम्युनिटी स्प्रेड है, वहाँ पर प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर शायद हर्ड इम्यूनिटी की जो हम बात करते हैं उसको अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को। हालांकि उसमें बड़े रिस्क है, तो उसमें और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो अपनी राय देकर इसको बता सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी जब कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है उसके बाद अलग है, और जहाँ कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी अलग है। डॉक्टर साहब, जो अगर देखा जाए अभी तक मरने वालों का आंकड़ा देखा जाए, उनकी रिसर्च भी कर रहे हैं, हरियाणा में भी हो रहा है कि किस कारण से मरे हैं, तो आपकी जो मेडिकल लाइन है वो क्या कहती है कि ज़्यादातर शिकार किस एज ग्रुप के लोग हुए हैं? तो वो ज़्यादातर शिकार 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं। जब बच्चों में बड़े कम मृत्यु दर है, जवानों के अंदर भी बड़ी कम मृत्यु दर है, ज़्यादातर मृत्यु दर है वृद्धावस्था में। उसका कारण है कि वृद्धावस्था की वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, और दूसरा साथ में सारी बीमारियां जो हैं वो वृद्धावस्था की हैं। डायबिटीज़ वृद्धावस्था की बीमारी है, ब्लड प्रेशर वृद्धावस्था की बीमारी है, हार्ट अटैक वृद्धावस्था की बीमारी है। तो सारी बीमारियां वृद्धावस्था की है, और ऊपर से एज प्लस ये बीमारियां, उनकी वजह से ये फिर ज़्यादा मृत्यु होती है। तो हमारे यहाँ PGI का भी जो अपना डेटा था उसमें है कि जो वृद्ध लोग हैं उन्हीं में, हालांकि मृत्यु बड़ी कम हुई है यहाँ पे, पर पूरे देश का यदि डेटा देखा जाए तो मृत्यु जो 60% जो 60 से उम्र के लोग हैं, करीब 50% मृत्यु उन्हीं में हुई है। डॉक्टर साहब, जो टेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, वो टेस्टिंग किस तरह से बढ़ाई जा सकती है? देखो, टेस्टिंग ऐसा है कि अभी जो RT-PCR कई तरीके टेस्टिंग के हैं। जैसे जब RT-PCR जो सबसे बड़ा अच्छा तरीका, पर उसका रिपोर्ट 6 से 8 घंटा लगता है, हर जगह वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार ने उसकी रेट 2250 रुपये भी कर दी है, अभी भी वो बहुत लोगों की पहुंच के बाहर है। अभी एक नया टेस्ट शुरू हुआ है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, उसका रिपोर्ट 15 मिनट में मिलता है, तो वो मुझे लगता है कारगर साबित हो सकता है। दूसरा है एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग, वो हमारे देश में सफल नहीं हुआ। पहले शुरुआत किया पर कुछ कॉलेजेस में वो टेस्ट हुआ, फिर ICMR ने उसको रिजेक्ट। तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ये है। यदि कम्युनिटी टेस्टिंग करना है तो उसमें होता है एक सीरो पॉजिटिविटी। सीरो पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप 20 पेशेंट 25 लोगों के आपने सैंपल पूल किया, फिर आपने उसमें देखा। तो यदि कम्युनिटी स्प्रेड की बात करें तो सीरो टेस्टिंग बेटर है। अदरवाइज हम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का जो नया टेस्ट प्रचलित हुआ, और आज से आपके हरियाणा में भी लागू हुआ है, और हमारे PGI ने इस काम को शुरू किया, तो उससे आप बता सकते हैं कि 15 मिनट में कि आपका कोविड है कि नहीं है, परंतु उसको RT-PCR से कंफर्म करना ज़रूरी है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेशन वो आपको उस मेथड से करना है।
डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस क्या कहती है कि ये कोरोना पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकता है, कैसी संभावनाएं लगती हैं? देखिए, ऐसा है कि ये वायरस है और इस वायरस में अब ये भी स्पष्ट होता जा रहा है कि इस पे मौसम का असर नहीं है। और कई देशों में जहाँ पर काफ़ी संख्या कम होने के बावजूद भी एक दोबारा सेकंड सर्ज आ रहा है। अमेरिका में भी आया है, ब्रिटेन में भी दोबारा बात करने लग गए हैं सर्ज की। कई जगह दोबारा आपने सुना होगा लॉकडाउन की बात वापस चलने लग गई है। कई जगह होटल और मॉल को दोबारा बंद करने की बात चली है। तो ये सर्जेज चल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये वायरस जो है ये थोड़ा डिफरेंट काइंड का वायरस है। ये अमूमन वायरस नहीं है जो आते हैं और अपनी मौत मर जाते हैं, या जिनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा डेंगू किसी को मार्च या अप्रैल के महीने में होगा। डेंगू हमेशा मतलब जून जुलाई के महीने में बारिश में होता है। तो ये वायरस थोड़ा अलग है। अब लोग इसको, जैसे ट्रंप ने भी कहा है, ये चाइनीज वायरस है, अब ये मैन मेड वायरस है। तो चलो ये स्पेकुलेशंस हैं, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो वायरस है ये सब टेम्परेचर पे जिंदा रहता है। ये एक तरह से ओमनीपोटेंट टाइप है, हर सर्वशक्तिमान वायरस है। ये लंबे समय चलेगा, कम से कम साल 1.5 साल चलेगा। पीक्स एंड ट्रफ्स, कभी बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा, ऐसा चलता रहेगा। तो बस इसका मंत्र यही है, बच के रहें। यदि आप बच के रहेंगे और ये 3 जो प्रिकॉशंस हैं, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, और अवॉइड, बाहर का खाना अवॉइड करना और बाहर जाना अवॉइड करना, मुझे लगता है कि शायद आप मृत्यु से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे एक मधुमेह रोगी है कोई, उसको इसने घेर लिया कोरोना ने, तो उस दौरान फर्स्ट स्टेज पे वो क्योंकि घर में ही होता है जब उसको पता लगता है, ऐसी स्टेज में वो आखिरी स्टेज तक ना पहुंचे, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले 3 जो काम करने हैं मधुमेह के मरीज को, और जिसको यदि कोरोना पॉजिटिव हो गया और माइल्डली सिम्टोमेटिक है, तो घर पे क्वारंटाइन करें। पहली बात ये, अपनी शुगर की फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग करें, कम से कम दिन में 4 बार शुगर करें, 3 बार हर खाने से पहले और 1 बार रात को सोते समय। उसका सबका टारगेट है कि 90 से 130 के बीच में शुगर होना चाहिए। यदि नहीं है, अपने डॉक्टर की सलाह से इन दवाइयों को मॉडिफाई करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। एक्सरसाइज अपना घर पे ही जो है इंडोर एक्सरसाइजेज वो करते रहें। तो मेरे को लगता है कि आप उस अवस्था से भी बच सकते हैं, क्योंकि अच्छे शुगर कंट्रोल से, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड शुगर यदि आप 140 से 180 की रेंज में रखते हैं, तो आप कोरोना की सीवियरिटी से भी बच सकते हैं। यानी कोरोना माइल्ड है तो वो सीवियर नहीं होगा यदि आप अपना अच्छा शुगर रखेंगे, ऐसी संभावना है। तो ये हैं डॉक्टर अनिल बंसाली, विश्व में जाने माने जो मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनमें इनकी गिनती होती है। PGI के HOD हैं। पूरे विस्तार से इन्होंने चर्चा की किस प्रकार से जो शुगर रोगी अपना बचाव करें, उसके लिए भी उन्होंने अपनी हिदायतें दी हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।